हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के तहत गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां जिन्हें एनपीए कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे और इसके आगे की चीज़ों को भी जानेंगे। तो बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए गए ऋण की वो मात्रा जिसका भुगतान 90 दिन या उससे अधिक अवधि से नहीं किया जा रहा है, एनपीए कहलाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर 90 दिनों से उसका मतलब उसके ऋण का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो वो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है। व्यापक अर्थ में एनपीए किसी वित्तीय संस्था की उस उधारी को माना जाता है जो निम्न बिंदुओं में से किसी बिंदुओं को संतुष्ट करे। कौन कौन सा? ऋण के ब्याज अथवा मूलधन की वो राशि जिसका भुगतान 90 दिन या उससे अधिक की अवधि से नहीं किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक फसल के लिए दिया गया वो ऋण जिसका मूलधन अथवा ब्याज पिछले 2 फसली मौसम से ग्राहकों द्वारा भुगतान न किया जा रहा हो। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक फसल के लिए दिया गया वो ऋण जिसका भुगतान 1 फसली मौसम से न किया जा रहा हो। चौथा क्या है? ओवरड्राफ्ट या नगद साख कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि ग्राहक का खाता 90 दिन से निष्क्रिय है ना, इनएक्टिव है। एनपीए की कितनी श्रेणियां होती है? एनपीए की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी? पहली होती है सब स्टैंडर्ड एसेट। इसमें कौन सी संपत्ति होती है? वो परिसंपत्ति जो 1 वर्ष तक एनपीए की श्रेणी में हो, वो कहलाती है सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट्स कौन सी होती है? वो परिसंपत्ति जो 1 वर्ष से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में हो। तो तीसरी होती है लॉस एसेट्स, है ना, वो परिसंपत्ति जिसके अंतर्गत ऑडिटर द्वारा हानि की पहचान किया गया हो और व्यवहारिक भाषा में वो परिसंपत्ति 36 महीने के बाद भी एनपीए की श्रेणी में हो, लॉस एसेट्स कहलाता है ना। लॉस एसेट्स कहलाता है। अब एनपीए के बहुत सारे कारण हैं, तो उनके हम एक एक करके कारण जानेंगे। पहला है कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता। कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता के कारण किसानों को फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप किसान बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुका पाते और एनपीए बढ़ने लगता है। औद्योगिक संवृद्धि दर में कमी। औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण औद्योगिक संवृद्धि दर घटने लगती है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक इकाइयां बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुका पाती और एनपीए बढ़ने लगता है। यह स्थिति द्वितुलन पत्र, है ना, की समस्या को दर्शाती है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयों की खराब बैलेंस शीट होने के कारण बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब होने लगती है। इसे द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं, ना, डाउल बैलेंस शीट प्रॉब्लम इसे कहते हैं। तीसरा है बैंकों का खराब प्रदर्शन, है बैंकों का खराब प्रबंधन। मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन एनपीए में वृद्धि का कारण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में तकनीकी कुशलता और प्रबंधन का अभाव एनपीए को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? कि सही से लोन की उगाही नहीं करते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं ना, भ्रष्टाचार वगैरह, तो ये सब उससे एनपीए में वृद्धि होती है। आर्थिक समृद्धि दर में कमी। वैश्विक आर्थिक मंदी, अर्थव्यवस्था की घरेलू नीतियां सही न होने के कारण आर्थिक समृद्धि दर घटने लगती है। परिणाम स्वरूप में ऋणी की भुगतान करने की क्षमता घट जाती है तथा एनपीए बढ़ने लगता है। काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहलाती है ना। धन शोधन क्या होता है? जब हम ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अपारदर्शी एग्जिट पॉलिसी, है ना, ये भी एनपीए को बढ़ाने में सहायक होती है। कैसे? विभिन्न कारणों से औद्योगिक इकाइयों को हानि की स्थिति में भी जीवित रखा जाता है तथा इसके लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ऋण का सहारा लिया जाता है। हानि की स्थिति होने के कारण वो इकाई बैंक का ऋण समय पर नहीं चुका पाती और पुनः उसे जीवित रखने के लिए बैंक से ऋण लिया जाता है। इस प्रकार ऋण का दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है जो संचयी रूप से बैंकों के एनपीए को बढ़ा देता है। यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रस्थान रहित पूंजीवाद को दर्शाती है जो स्वतंत्रता के समय प्रतिबंधात्मक समाजवाद को इंगित करती है। सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अगर कोई व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये व्यवसाय नहीं चलता है तो वो जिसने ऋण लिया था वो अपना ऋण नहीं चुका पाएगा, ठीक है। अब ये व्यवसाय को बनाए रखने के लिए वापस ऋण लेता है, तो इससे क्या होता है? एक दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है ऋण का, ठीक है। तो इससे एनपीए की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है।
छठा क्या है, विभिन्न सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए किसानों का ऋण माफ करना ऋण न भुगतान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप एनपीए बढ़ने लगता है। मतलब कभी कभी सरकारें ना वोट बैंक की राजनीति के तहत किसानों को ऋण माफ कर देती है ना। इससे किसान क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऋण नहीं देते हैं, आगे की सरकारें हमारे ऋण ऋण माफ कर देगी, तो इससे भी एनपीए की समस्या बढ़ती जाती है। ठीक है, अब एनपीए के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बैंकों पर प्रभाव, रिटर्न ऑन एसेट्स घट जाएगा, है ना। जो परिसंपत्ति पर रिटर्न आता है वो घट जाएगा। एनपीए बढ़ने के कारण बैंकों को प्रोविजनिंग की व्यवस्था करनी होगी। परिणाम स्वरूप बैंकों का नेट लाभ में कमी आएगी। बैंकों की साख सृजन क्षमता घट जाएगी। बैंकों के पास संसाधन सीमित होंगे तथा साख में कमी के कारण नए संसाधन जुटाने में भी समस्या है। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी के कारण निवेश दर हतोत्साहित होगी। उत्पादन और रोजगार पर विपरीत प्रभाव होगा। आर्थिक समृद्धि दर घटने लगेगी। संसाधनों की गतिशीलता बाधित होगी। सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एनपीए बढ़ने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार को अत्यधिक पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। सरकार पर राजकोषीय दबाव बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण कल्याणकारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव होगा। प्रोविजनिंग क्या होता है, एनपीए में वृद्धि के कारण बैंकों की हानि और जोखिम को न्यूनतम करने के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत बैंकों को एनपीए के एवज में अपने लाभ का कुछ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखना पड़ता है, जिससे बैंकों के नेट लाभ में कमी आती है। मतलब प्रोविजनिंग ये होता है कि आपको अगर जितना एनपीए दे रहा है उसी को अगर वो वापस रिकवर नहीं होता है तो उतना आपको अलग से प्रोविजनिंग करके व्यवस्था रखनी पड़ेगी, ताकि आपको किसी ड्रास्टिक हानि से बचाया जा सके। ठीक, सीधा सीधा एक मतलब सामान्य सेवा से होगा। अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप जो रिस्क ले रहे हैं उतना अलग से धन भी रखिएगा। अगर वो सारे नष्ट हो गया तो आप क्या करेंगे फिर, तो वो बचा हुआ धन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से एनपीए से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको हम जानते हैं। जैसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, ऋण की पुनः संरचना। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि एनपीए की सरलता से वसूली की जा सके। इसमें बैंक ग्राहकों के ऋण भुगतान करने संबंधी अधिक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ऋण की ब्याज दर में कमी, ऋण भुगतान की समयावधि में वृद्धि, ऋण प्रतिभूति को अंश प्रतिभूति में परिवर्तित करना, है ना। दूसरा है राइट ऑफ असेट्स, है ना, वो परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंक की यह मान्यता है कि ऋणी बैंक के ऋण का भुगतान तुरंत नहीं कर पाएगा। इसके लिए बैंक राइट ऑफ असेट्स का प्रयोग करता है, अर्थात बैंक की बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है कि इस ऋण की क्षतिपूर्ति अन्य स्रोतों से कर ली गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बैंक की बैलेंस शीट को साफ करना होता है, ऋण माफ करना नहीं होता है ना। हाल ही में आपने सुना होगा कि कभी कभी न्यूज़ में आता रहता है कि राइट ऑफ असेट्स कर दिया गया है ना। तो इसमें मतलब बैलेंस शीट को साफ करने के लिए बोल देते हैं कि इसकी हमने भरपाई कर, मतलब अन्य स्रोतों से इसको हमने भरपाई कर ली है, ठीक है, लेकिन इसका ऋण माफ नहीं किया है जो एनपीए है ना। जिसने ऋण लिया है उसका ऋण माफ नहीं किया है, ये कहना होता है। स्ट्रेट एसेट्स क्या होती है ना, तनावग्रस्त संपत्ति क्या होती है, एनपीए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स और राइट ऑफ एसेट्स, है ना। ये पूरी तनावग्रस्त संपत्ति कहलाती है। एनपीए को जोड़ लो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट जो भी किए बैंक ने वो जोड़ लो, और राइट ऑफ एसेट जो किया बैंक ने, तीनों को जोड़ेंगे तो तनावग्रस्त संपत्ति आ जाएगी बैंक की। अब एनपीए के क्या क्या उपाय होते हैं, है ना, एनपीए के समाधान के क्या क्या उपाय होते हैं। पहला है सरपेसी एक्ट, दूसरा है डीआरटी, तीसरा है एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डीआरटी, इंद्रधनुष स्ट्रक्चरिंग डेप्ट रिकवरी, है ना, एचडीआर, S4A, बेड बैंक, है ना, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, पीसीए प्रोम करेक्टिव एक्शंस और 4R, ये सारे इससे संबंधित है एनपीए के उपाय से। और प्रोजेक्ट सशक्त भी इसी से संबंधित है। हम देखेंगे सबसे पहले सरपेशी अधिनियम। यह अधिनियम बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि वे ऋणी के उस संपत्ति को जब्त कर सके जिसके एवज में ऋण लिया गया है। अर्थात ये अधिनियम बैंकों को एनपीए की स्थिति में ग्राहकों की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। इस प्रक्रिया को जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। सरपेशी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन
एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। लोन भी दो तरह का होता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। हाल ही में सरपेशी अधिनियम में संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि प्रतिभूति अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से 30 दिन में पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि कोई कंपनी बैंक ऋण नहीं चुका पाती तो जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से बैंक कंपनी के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों का लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई गई, जिसके माध्यम से केंद्रीय स्तर पर विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। परिणाम स्वरूप न केवल सुरक्षित परिसंपत्तियों की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि भविष्य के एनपीए को भी नियंत्रित किया जा सकता है। यह अधिनियम प्रावधान कर सकता है कि सुरक्षित लेनदार किसी परिसंपत्ति को तभी अपने अधिग्रहण में ले सकेगा जब वो केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत है। सरपेशी अधिनियम आरबीआई एआरसी की सभी गतिविधियों की जांच करने का अधिकार देता है और एआरसी द्वारा नियमों का पालन न करने पर आरबीआई उसे दंडित कर सकता है। नेक्स्ट आता है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। वे कंपनियां जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए बैंक की परिसंपत्तियों का पुनर्गठन करती है, एआरसी कहलाती है। अर्थात वे बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए ग्राहकों से ऋण की वसूली करती है। इस प्रकार एआरसी सरपेशी अधिनियम के अनुसार कार्य करती है। एआरसी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपना ऋण वसूलने का अधिकार एआरसी को हस्तांतरित कर देता है और एक समझौते के तहत एआरसी के द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान बैंक को किया जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बैंक की बैलेंस शीट को सुधारना होता है। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है, डीआरटी। इस संस्था की स्थापना आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1993 के द्वारा की गई। इसका मुख्य कार्य एनपीए से संबंधित विवादों का निपटारा करना है। डीआरटी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर डीआरएटी, डेब्ट रिकवरी अपीलिएट ट्रिब्यूनल है ना, ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। हाल ही में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन करके डीआरटी के पीठासीन अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दिया है तथा डीआरएटी के पीठासीन अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से 70 वर्ष कर दिया है। आरडीडीबीएफआई अधिनियम में यह प्रावधान था कि बैंक को एनपीए संबंधी मामला उस प्राधिकरण में दायर करना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी निवास करता है तथा इस प्रक्रिया से बैंकों के ऋण वसूलने की लागत बढ़ जाती है। अतः इस अधिनियम में संशोधन के द्वारा उस प्राधिकरण में मामला दायर करने की अनुमति दी गई जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक की वो शाखा आती है जिसका ऋण बका है। इंद्रधनुष अभियान। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिए 7 सूत्री इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यकुशलता और प्रबंधन में सुधार करना है। इस अभियान के 7 आयाम है। कौन कौन से? ए मतलब अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। इसके अंतर्गत प्रबंधन स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी किया जाएगा और निजी क्षेत्र बैंकों में कार्यरत अधिकारियों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन का नियमन करने के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था की स्थापना की जाएगी। इसका कार्य क्या क्या होगा? यह संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निदेशक मंडल बीओडी की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। यह सरकार को निदेशक मंडल की संरचना और कार्यकाल में परिवर्तन की सिफारिश करेगी। बैंकों में प्रबंधन स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी संस्था द्वारा की जाएगी। प्रबंधन स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। परिणाम स्वरूप उन अधिकारियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो से संबंधित यूपीएससी में एक प्रश्न आ चुका है ना। तीसरा है कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। बैंकों की साख सृजन क्षमता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक मात्रा में पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। चौथा है डिस्ट्रेसिंग, जिसे तनाव मुक्त करना कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को किसी भी सरकारी परियोजना को लागू करने संबंधी दबाव को न्यूनतम किया जाएगा। परिणाम स्वरूप बैंकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। पांचवा एम्पावरमेंट, जिसे सशक्तिकरण बोलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में प्रबंधन को अधिक सशक्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाएगा। छठा है फ्रेमवर्क, जिसे बोलते हैं प्रारूप। बैंकों में जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों तथा बैंक शाखाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रारूप तैयार
किया जाएगा। सातवां है गवर्नेंस, बैंकों के प्रशासनिक ढांचे को अधिक पारदर्शी बनाना तथा तकनीक के प्रयोग से जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आता है हमारा एनपीओ को कम करने का S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेज, जिसे S4A बोलते हैं ना। इस योजना के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ये निर्णय लिया जाएगा कि बैंकों की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का कितना हिस्सा संधारणीय तथा शेष बचे हुए हिस्से को असंधारणीय है ना, अनसस्टेनेबल माना जाएगा, है ना। अनसस्टेनेबल, असंधारणीय का तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जिससे आय अर्जित करना कठिन है, अतः असंधारणीय परिसंपत्तियों को अंश प्रतिभूति में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस प्रकार कंपनी की उस परिसंपत्ति का पुनर्गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से ऋण की वसूली नहीं हो पाती। रणनीतिक ऋण पुनः संरचना HDR है ना, इसे तो अब समाप्त कर दिया गया है पर फिर भी बता देता हूँ। इसके अंतर्गत बैंकों को उन कंपनियों के ऋणों की पुनः संरचना करने का अवसर दिया गया है जिससे ऋणों की पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी अथवा उन कंपनियों ने पुनः संरचना की शर्तों को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया था। 4R भी एक है एनपीए को कम करने का। 4R का क्या तात्पर्य? R फॉर रिकॉग्निशन, एनपीए की पहचान करना। R फॉर रिकैपिटलाइजेशन, पुनः पूंजीकरण करना, पूंजी की व्यवस्था करना। तीसरा है रिजोल्यूशन, है ना, एनपीए के समाधान के लिए प्रस्ताव लाना। और चौथा है रिफॉर्म, है ना, जो सुधार अपन करेंगे एनपीए को ठीक करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC कोड, दिवालिया और कानूनी संहिता। दिवालियापन क्या होता है? वो स्थिति जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा न कर पाए तो उसे दिवालियापन कहते हैं। इस अवस्था में कंपनी की देयताएं उसकी निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है। बैंकरप्टी क्या होता है? दिवालियापन के बाद की वो कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी की परिसंपत्ति को नकदी में परिवर्तित करके ऋण की वसूली की जा सकती है अथवा ऋण की पुनर्संरचना करके ऋण वसूला जाता है, उस प्रक्रिया को बैंकरप्सी कहा जाता है। ये संभव है कि दिवालियापन के बाद भी बैंकरप्सी न हो, अर्थात ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर भुगतान का मार्ग निकाला जा सकता है। इस संहिता से पहले भारत में दिवालियापन से संबंधित निम्नलिखित कानून उपस्थित थे। कौन कौन से? कंपनी अधिनियम 2013, सरपेशी अधिनियम 2002, RDDBFI अधिनियम 1993, तो प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम आदि। उपरोक्त कानून के कारण दिवालियापन प्रक्रिया को पूर्ण करने में औसतन 4 वर्ष का समय लगता था, जिससे न केवल बैंकों के एनपीए में वृद्धि होती थी बल्कि परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के कारण बैंक ऋण की पूर्णतः वसूली नहीं कर पाते थे। अतः दिवालियापन की प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त करने तथा प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए यह संहिता लागू की गई है। इस संहिता के उद्देश्य क्या क्या है? आर्थिक रूप से वहनीय प्रक्रिया को लागू करके बैंकों के एनपीए को कम करना, दिवालियापन और बैंकरप्सी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संहिता के माध्यम से एकीकृत उपाय प्रस्तुत करना, संपूर्ण प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से समाप्त करना, है ना, पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से समाप्त करना। ऋणदाता और ऋणी की वसूली, ऋणदाता और ऋण संबंधी वसूली, ऋणदाता एवं ऋणी को ऋण वसूलने संबंधी विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाना। इस संहिता को बनाने का मुख्य तर्क ये है कि जब कोई फर्म अथवा ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसका नियंत्रण शेयरधारकों के बजाय वित्तीय लेनदारों के पास आ जाना चाहिए। संहिता के क्या विशेषता है? यह संहिता कंपनी, साझेदारी फर्म, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, किसी व्यक्ति अथवा केंद्र सरकार द्वारा बताई जाने वाली किसी संस्था पर लागू होगा। दिवालियापन की प्रक्रिया ऋणी अथवा ऋणदाता द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। दिवालियापन और बैंकरप्सी की प्रक्रिया मामला दायर होने के बाद अधिकतम 180 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। संहिता के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड का प्रावधान किया गया है जो संपूर्ण प्रक्रिया में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगा।
इस संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई जाएगी। यह संस्था दिवालियापन और बैंकरप्सी प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक और उपयुक्त उपाय प्रस्तुत करेगी। इसके कार्य करने वाले व्यक्तियों को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहा जाएगा। दूसरा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। यह संस्थागत ढांचे आईपीए को समस्या का निवारण करने हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। इसके द्वारा ऋण की मात्रा, ऋण का प्रकार, अवधि और ब्याज दर, ऋण की परिसंपत्ति आदि की जानकारी आईपीए को उपलब्ध कराई जाएगी तथा समस्या के निवारण के लिए अन्य तकनीकी जानकारियां भी इस संस्था से मांगी जा सकती है। तीसरा, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस संहिता के अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया और विभिन्न संस्थाओं के नियमन के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई, अर्थात ये संपूर्ण दिवालियापन प्रक्रिया का नियमन करेगी। इसमें आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चौथा है प्राधिकरण। आईपीए द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर डीआरटी और एनसीएलटी के द्वारा मामलों का निपटारा किया जाएगा। डीआरटी किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से संबंधित दिवालियापन प्रक्रिया को निपटाएगा, जबकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी किसी कंपनी अथवा एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से संबंधित दिवालियापन प्रक्रिया को पूरा करेगा। अंतिम स्थिति में लिक्विडेशन ही एकमात्र उपाय शेष रहता है। आलोचना क्या होती है इसकी? आईबीए की मतलब जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है आईबीसी की, इस संहिता के अंतर्गत गठित फंड का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। संहिता में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि सुरक्षित और असुरक्षित ऋण के संबंध में कितनी वसूली हो पाएगी। संहिता को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारों के अभाव के कारण ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है। न्याय में देरी के कारण प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करना एक कठिन चुनौती है। तो ये पूरा हमने एनपी के बारे में जाना। अब देखते हैं हमने नेक्स्ट पारा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र आस्ती पुनर्वास एजेंसी। आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार ये संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसमें सभी प्रकार के बुरे कर्ज एनपीए एक ही स्थान पर केंद्रित कर दिए जाएंगे। अर्थात इस संस्था द्वारा सभी बैंकों के एनपीए को खरीद लिया जाएगा एवं एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ये संस्था ग्राहकों से ऋण वसूलने का कार्य करेगी। ये एक प्रस्तावित संस्था है, अर्थात अभी तक इसकी स्थापना नहीं की गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार एआरसी ऋण वसूलने का कार्य उचित ढंग से नहीं कर पा रही तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से ये पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन से संचालित एजेंसी निजी संस्था की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकती है। पारा की स्थापना से बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो जाएगी और संस्था के प्रति जनता का भरोसा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट सशक्त। ये भी यूपीएससी में पूछा गया था। एनपीए को कम करने के लिए तथा बैंकों की बैलेंस शीट को सुधारने के लिए सुनील मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना बनाई गई, जिसे प्रोजेक्ट सशक्त नाम दिया गया है। सशक्त का तात्पर्य बैंकों की स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस योजना के अंतर्गत एनपीए वसूली की प्रक्रिया को राशि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। 50 करोड़ तक एनपीए की वसूली के लिए बैंकों के स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जो 90 दिनों के अंतर्गत आवश्यक निर्णय लेगी। 50 से 500 करोड़ रुपए के एनपीए को निपटाने के लिए विभिन्न वित्तीय लेनदारों के मध्य एक समझौता किया जाएगा, जिसे इंटर बैंक एग्रीमेंट है ना, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ये यूपीएससी में पूछा गया था। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, जिसके अनुसार लीड बैंक द्वारा 180 दिनों में एनपीए का समाधान किया जाएगा। यदि यह प्रक्रिया असफल रहती है तो संबंधित मामले को एनसीएलटी के समक्ष रखा जाएगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक के एनपीए को निपटाने के लिए पृथक रूप से इस संस्था की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी होगा। यदि कोई भी प्रक्रिया एनपीए की वसूली में कारगर नहीं हो पाए या ना हो पाए तो उसे दिवालियापन और बैंकरप्सी संहिता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये क्या है ये और देख लेते हैं। आरबीआई के अनुसार बढ़ता हुआ एनपीए बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ा सकता है, अतः बैंकों की स्थिति को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू किए। इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा बैंकों के कार्यों पर कठोर नियंत्रण किया जाता है तथा भविष्य में एनपीए बढ़ने की संभावना को न्यूनतम किया जाता है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों पर अपनी बैलेंस शीट को सुधारने का दबाव बनाता है। इन प्रावधानों में
प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि, साख सृजन पर नियंत्रण या रोक, और CAR है ना, CAR की राशि में वृद्धि आदि शामिल है। टीचर लोन क्या होता है, जैसे लोक लुभाऊ ऋण बोलते हैं, बैंकों द्वारा दिए जाने वाला वो ऋण जिसमें ब्याज दर सामान्यतः दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में कम होती है, इसे लोक लुभाऊ ऋण कहा जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाकर समग्र मांग में वृद्धि करना होता है। यद्यपि इससे बैंकों का जोखिम बढ़ने लगता है, परिणाम स्वरूप NPA में वृद्धि होने लगती है। इसकी सहायता से आर्थिक मंदी को दूर किया जाता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसकी स्थापना 17 मई 1930 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में। विश्व के 61 देशों के केंद्रीय बैंक इस संगठन के सदस्य, जो विश्व की लगभग 95% GDP को व्यक्त करते हैं। BIS का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना तथा केंद्रीय बैंकों के मध्य चर्चा के माध्यम से आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। इस संगठन के द्वारा उन मानकों को निर्धारित किया जाता है जिनसे वित्तीय व्यवस्था के जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके। इन मानकों को बेसल मानक कहा जाता है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR क्या है ना, ये, और पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात कहलाता है ना। CAR क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसके अंतर्गत बैंकों को जोखिम भारित परिसंपत्तियों के संदर्भ में कुछ पूंजी अपने पास सुरक्षित रखनी होती है। ये अनुपात बैंकों को अचानक होने वाली वित्तीय दुर्घटना से सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। CAR में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन क्षमता घट जाती है। इस अनुपात में वृद्धि करके बैंकों को इसे पूरा करने के लिए अधिक आवश्यकता होती है। यदि इस अनुपात में वृद्धि होगी तो बैंकों को इसे पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। बेसल 3 मानकों के अनुसार यह अनुपात 12% होना चाहिए, परंतु पूंजी अभाव के कारण बैंकों द्वारा यह लागू नहीं कराया जा सकता। यद्यपि ऐसा न करने से बैंकों के जोखिम में वृद्धि होती है। बेसल 3 मानकों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अत्यधिक पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, ये दर्शाता है कि ग्राहकों द्वारा जमा किए गए 1 रुपये का कितना हिस्सा बाजार में ऋण के रूप में दिया जा रहा है। यदि इस अनुपात में वृद्धि होती है तो इंगित करता है कि बाजार की साख की मात्रा में वृद्धि हो रही है, अर्थात बैंकों के जोखिम में भी वृद्धि हो रही है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, कुल उधार जितना दिया गया और कुल जमा जितना जमा है। कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, यह अनुपात दर्शाता है कि प्रति 1 रुपये स्वीकार करने के बदले बैंकों को कितना नकद अपने पास बनाए रखना होता है। यह अनुपात हमेशा CRR कैश रिजर्व रेशियो से अधिक होता है। अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी आदि के प्रयोग से इस अनुपात में कमी आने लगी। आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है, बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखा जाता है उसे आरक्षित जमा अनुपात कहते हैं। कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, कैश इन हैंड प्लस CRR है ना, और टोटल डिपॉजिट्स डिवाइड में टोटल डिपॉजिट। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यक्ति या संस्था अन्य व्यक्तियों से ऋण ले सकता है। इसे P2P उधारी कहते हैं। यह असुरक्षित श्रेणी का ऋण है। ऋण पर अदा की जाने वाली ब्याज दर ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय की जाती है तथा वे दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुल्क अदा करते हैं। P2P उधारी क्राउड फंडिंग का माध्यम है। इसमें किसी ऋणी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न ऋणदाताओं से ऋण लेने की सुविधा दी जाती है तथा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यहाँ मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हाल ही में RBI ने P2P उधारी के नियमन के लिए NBFC P2P के नियमन का गठन किया है तथा इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए। कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए, इस संस्था में किया जाने वाला लेन देन केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। ये NBFC जनता से जमा स्वीकार नहीं करती तथा ये कंपनी स्वयं की धनराशि ऋण देने का प्रयोग नहीं कर सकती। ये NBFC ऋणदाता को ऋण वसूलने संबंधी गारंटी नहीं दे सकती, यद्यपि ये ऋणी और ऋणदाता के मध्यस्थ की भूमिका निभाती। ऋण की परिपक्वता अवधि अधिकतम 36 महीनों की हो सकती है। इस NBFC पंजीकरण के लिए कंपनी के पास 20 मिलियन से कम फंड उपलब्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे PSL प्राथमिक क्षेत्र उधारी, इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।